नमस्कार। मैं असीम दत्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ग्लोब टीवी झारखंड। आज एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के पहले मैं हमारे देश के तथा सारे विश्व के महिलाओं को नमन करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कोल्हान मानवाधिकार संगठन के महिला सदस्यगण। उनका साथ आपको मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं श्रीमती सविता जैन। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती विनीता शर्मा और श्रीमती मनीषा शर्मा। आज का विषय है पति पत्नी का आपस का संबंध या रिलेशनशिप। हर इंसान जन्म लेने के बाद जब तक उसका ज्ञान होता है सबसे पहले एक नारी को देखता है, वो होती है उसका माँ। फिर अपना बहन, दोस्त, पत्नी मिलता है। हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है हम लोग बहुत खुश होते हैं। उसका नाम रखते हैं लक्ष्मी और बहुत प्यारे प्यारे नाम रखते हैं हम लोग, गुड्डी, स्वीटी, पिंकी। फिर उसको माँ बाप बड़े प्यार से परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं। फिर उसके बाद वो समय आता है उसका हाथ पीले करने का और शादी के बाद वो लड़की ससुराल में जाती है। वहां जाके उसको एक नया घर मिलता है, एक जगह में छोटी सी लाड़ प्यार से बड़ा हुई है, पढ़ाई लिखाई तक, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ससुराल में जाने के बाद एक नया घर में जाकर उसको आजकल, पहले तो जब वो किसी तरह एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन आजकल का लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, डॉक्टर, इंजीनियर लड़की ससुराल जाकर एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होता है। तो उसी समय थोड़ा क्लैश होता है। तो आइए मैं हमारे कोल्हान मानवाधिकार संगठन के श्रीमती सविता जी से पूछूंगा। सविता जी, आपसे मैं सीधा प्रश्न करूंगा, क्यों होता है झगड़ा पति पत्नी में? पति पत्नी में झगड़ा मुख्य कारण विश्वास की कमी है। अगर दोनों में समर्पित भावना हो और विश्वास पूर्णता हो तो कभी भी पति पत्नी में झगड़ा होने का कोई गुंजाइश ही नहीं। पति हमेशा सोचता है पत्नी मेरे अनुसार चले, मेरे परिवार को देखकर चले। 20 साल तक एक लड़की बहुत से सपने बुनती है। लड़की सोचती है ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी, और वो एक उड़ान होती है। अगर उसके सपने पूरे होने में कमी आने लगती है, वो पति के ऊपर, सास के ऊपर, बोले तो पूरे ससुराल के ऊपर एक भनभनान चिड़चिड़ापन सा, जिससे ये लड़ाई झगड़ा और दूरी ये सब चीजें उत्पन्न होने लगती है। कहीं ना कहीं चाहिए पति को भी एडजस्टमेंट और पत्नी को भी एडजस्टमेंट। जब बहू लेकर आती है सास, या पति एक लड़की को ब्याह कर लाता है, तो उससे उसने बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी होती है परिवार को लेकर। और लड़की जब शादी होकर आती है तो लड़की भी बहुत सारी उम्मीदें को लेकर एक नए जीवन में कदम रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने सविता जी। और एक कारण है जो हम लोग देखते हैं कि डाउट, शक। ये शक बहुत ही एक कारण है पति पत्नी का बीच का झगड़ा उत्पन्न होने के लिए। आजकल मोबाइल में तो अनलिमिटेड टॉक टाइम दिया हुआ है। अगर पत्नी अपनी दोस्त से भी बात करती है, किसी लड़की से, घंटों बात आजकल लोग करते हैं, इंटरनेट में चैट करते हैं घंटों। और तो सास ससुर चाहे पति, इन लोग का डाउट होता है कि क्या हो रहा है भाई रात को। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सच्चाई जो आपने कहा कि घंटों चैट करना, मोबाइल में लगे रहना, ये अभी बचपने में बच्चों से ही, ये बचपना से ही चालू हो जाता है
पहले बिल्कुल। की लड़कियां सुबह उठती थी, सही कहा। पानी भरती थी, किचन का माँ के साथ 4 काम कराती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी। अभी की लड़कियां अगर 8 बजे स्कूल है तो 7:30 बजे उठती हैं, और माँ वैसी ही रूटीन बनाकर रखी है। और स्कूल से आती हैं, मेरी एक क्लास है, वो क्लास है, और उनकी जिंदगी 22 साल की ऐसी निकल जाती है, और एकदम 22-25 तक वो इंजीनियर डॉक्टर कुछ बन रही हैं, तो पढ़ने में इन्वॉल्व रही। और पढ़ने के बाद तुरंत शादी होती है, शादी होती है तो उनको काम का बोझ पड़ता है। किचन में घुसते ही कुछ आता तो नहीं बनाने, तो बस यहाँ पे चालू ताना मिलता है, सास बोलती है क्या माँ बाप तुमको बात सिखाया नहीं, रोटी जला दी, पहला होता है ऐसा। सही बात आपने कहा। तो यही सब कारण है कि कहीं ना कहीं सुबह उठने पर चाहे वो पति हो, ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, सबको ब्रेकफास्ट चाहिए। वहां पर अगर सूर्य उदय के साथ महिला अगर काम में नहीं लगती है, और एक सबके, चाहे बोलो वो तो ऑफिस, खैर ससुराल में उसका सबके बिल्कुल। साथ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पति के साथ खासकर। तो इसमें मैं जैसा देखा कि हमारे एक दूसरे का, अगर दोस्त पत्नी का दोस्त का अगर पति तारीफ कर देती है, तारीफ, हाँ, हाँ, पत्नी का दोस्त हुआ चाहे पड़ोसन किसी का तारीफ करता है, चाहे पत्नी अपना पति का दोस्त चाहे किसी का तारीफ करता है, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन इससे झगड़ा होता है, बढ़ते जाता है। बढ़ता है। और झगड़ा तो जब शुरू होता है, धीरे धीरे जब आपस में इस तरह होता है, ये बढ़ते जाता है। उस समय अगर सही तरह से उसे रोका नहीं जाए, दोनों को समझाया नहीं जाए, तो ये बढ़ते जाता है। बिल्कुल। और बताइए और क्या कारण है? मन में शंकाओं का उत्पन्न होना झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। और वहां पर अगर पत्नी और पति दोनों आपसी सामंजस्य कर ले कि नहीं, मैं तो इससे बात कर रही थी, बस अच्छा ये आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, छोटी सी बात होती है। कहीं ना कहीं पति चाहता है कि पत्नी मेरे को मान सम्मान दे, मेरे को प्राथमिकता दे। सही। मैं ऑफिस से आया हूँ तो दूसरे 4 काम छोड़कर मुझ पर ध्यान दे। और ये छोटी छोटी चीजें होती है, जो अगर एक औरत निजी तौर पर कर ले, किसी के साथ बहुत विशेष तौर पर बात कर रही है, लेकिन अरे ये आ गए, मैं 5 मिनट इनको टाइम देती हूँ, फिर आपको देती हूँ, वो बस ये सारी चीजों एकदम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ये भी देखा जाता है, पत्नी भी तो आजकल वर्किंग है ना, वो आई घर में आके बैठ गई टीवी देखने खोलकर, सास चाय लेके आ रही है, और हस्बैंड आया काम करके, वो भी बेचारा बैठा हुआ, पत्नी भी बैठा हुआ। हस्बैंड का इच्छा होता है कि पत्नी मुझे एक गिलास पानी दे, चाय दे, तो ये भी एक कारण है ना। ये सब छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा कारण। बच्चों का पढ़ाई, पति चाहता है वो इस तरह का पढ़े, और पत्नी चाहती है कि वो साइंस ले, आर्ट्स ले, ये सब छोटा छोटा कारण में झगड़ा होता है और बढ़ते जाता है। और बताइए आप। अगर पत्नी बोल रही है और पति कुछ समय के लिए शांत हो जाए, इग्नोर कर दे, और पति बोल रहा है और पत्नी अपने काम में लग जाए, नहीं ये कहीं ना कहीं सच बोल रही है, और थोड़ा देर बाद इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वापस आएंगे, मुझे को कुछ नहीं। पत्नी बोल रही है नहीं, सारा दिन तो यही काम करती है, सारा घर को तो यही संभालती है, अगर 4 बात बोल रही है तो हमारे भी के लिए कह रही है। ये सोचकर अगर पति छोड़ दे और डिस्कस करे कि अपने बच्चों की लाइफ को कैसे सेटल करना है और किस तरह से सारा मैनेजमेंट करना है, और दोनों आपसे यहाँ पे भी सामंजस्य ही आएगा। सब चीजों में आपसी सामंजस्य, मेल जोल, यही चीजें आती है। और सबसे बड़ी चीज होती है मौन। अगर चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या पति हो, अगर वो कुछ कह रही हैं और वहां पे हम मौन रह जाते हैं, तो
काफी हद तक वो सब चीजें छट जाती है। अरे मैं इतना बोल गया लेकिन इसने जवाब नहीं दिया, मैं ही गलत हूँ, वहां पर उसको सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मैंने अब तक हमारे घर के वातावरण के हिसाब से मैंने देखा, जब पापा जी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते थे और मम्मी जी अपने काम में लग जाते थे, वही चीज हम लोग करते हैं। जब ये चिल्लाने लगते हैं तो हम लोग अपने काम में लग जाते हैं और हम बड़बड़ाते रहते हैं, तो ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं देखा जाता है ना, आजकल का बहुत चेंजेस है। आप तक ठीक है, नेक्स्ट अभी का जनरेशन में जो है ऐसा नहीं है, बूढ़ा बाप माँ का साथ रहना नहीं चाहते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। और पति भी नहीं रहना चाहता, पति भी अगर ओल्ड एज में भेज देता है तो दोष पत्नी पर पड़ता है हाँ, कि लेकिन बेटा मेरा जो है बहू का बात सुन रहा है। ये मुख्य मुख्य रूप से ये सब चीजें देखी गई है। हाँ। शायद बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन अभी तक मारवाड़ियों में ये संस्कार नहीं, मैंने जनरल कम देखा। मैं बोल रहा हूँ, ये आजकल है, एक तरह का टेंडेंसी होता है। वर्किंग लेडी बिल्कुल, दोनों काम करते हैं तो दोनों में ईगो होता है, ईगो क्लाश होता है ना। काम करके आ रही है, थोड़ा लेट हो जाता है, पति शक करता है, कुछ बोलता है तो मानेगी नहीं, जवाब देती है। अगर जवाब भी नहीं देता, बहुत शांत लड़की बहुत सारे हैं कि सब कर रह जाती, लेकिन ये चीज बढ़ते जाता है, होगा ही, दोनों का ईगो क्लास हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। मैं खुद भी हाँ, वर्किंग बताइए। हाँ। लेडी हूँ। मेरी बुटीक है और मैं काम करती हूँ। सुबह 10-11 बजे जाती हूँ, 2 बजे घर पहुँचती हूँ, आधा सुबह काम करके जाती हूँ, 2 बजे आती हूँ तो खाना खिलाती हूँ, 4 बजे सो जाती हूँ। तो ये सब चीजें हैं मेरे साथ। लेकिन हाँ, ईगो बोले तो ये चीज शायद जिम्मेदारी को मैंने संभाल लिया है, इसलिए ये चीज कटती है। लेकिन बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ईगो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा, पढ़े लिखे लोगों में ही ज्यादा दिखा जाता है। बिल्कुल, और वो ईगो के टकराने से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। कभी कभी देखा जाता है जो महिला वर्किंग लेडी है उसका हर चीज में स्टेटस हाई है, सैलरी ज्यादा है, तो वो पति को दबाने की कोशिश करती है। होता है ऐसा। बिल्कुल। तो सविता जी और कुछ बताइए, और क्या कारण है झगड़े का? लड़की के ऊपर एक मैं छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी। जरूर बोलिए। कांपने लगे क्यों पैर मेरे, कांपने लगे क्यों पैर मेरे, बाहर निकलने से पहले, क्यों आए इस दुनिया में ये लड़के मुझसे पहले। सोचती हूँ हर जगह पर होता मेरा अपमान क्यों, और जहाँ भी जाए ये लड़के होता इनका सम्मान क्यों। मुझे पढ़ाया क्यों नहीं जाता, मुझे पढ़ाया क्यों नहीं जाता, बहुत पढ़ चुके ये लड़के। जब भी बाहर निकलती हूँ घूरती है मुझे ये सड़कें। जब भी कुछ कहना चाहती हूँ चुप करा दिया जाता है। क्या करना है तुझे कहकर अकेला छोड़ दिया जाता है। ब्याही होकर जाऊं ससुराल तो, ब्याही होकर जाऊं ससुराल तो मुझे जला दिया जाता है। आखिर मेरे ही साथ होता यह अन्याय क्यों। जवाब मिला क्योंकि तुम लड़की हो, लड़की हो, लड़की। बहुत सुंदर कविता आपने बताई, और ये तो हमारे देश का एक है कि महिलाओं के साथ महिला जो है घर का सारा काम करती है, बिना पेमेंट का उनका एक पैसा नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक काम करती है। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे में मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि नारी का सम्मान करें, और जो भी महिलाएं जाए कहीं भी उनको उनके साथ दुर्व्यवहार कम से कम ना करें। और एक चीज सविता जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक कारण और भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देखा जाता है आजकल जो हो रहा है।
चाहे ऐसा भी देखा गया कि शादी से पहले है फिर भी शादी कर लिया, फिर उसके बाद वो किसी तरह शादी किया। मेरा ही एक है ऐसा घटना मेरा जानकारी में एकदम। वो कुछ दिन के बाद, 1 साल भी नहीं हुआ, लड़की बोल रही मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगा, नौबत आ गया डिवोर्स का। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, आजकल सबकी मेंटलिटी नहीं मालूम ये क्यों बन गई है। साल 2 साल साथ में रहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डाइवोर्स, तालाक, ये सब शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर ये सब शब्द निकलने लगते हैं। पहले पहले तो जब शादी करके माँ विदा करती थी तो यही बोलकर भेजती हैं कि बेटी अभी तो डोली में जा रही है, वहां से अर्थी में निकलना। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर हर माँ बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो जैसे आर्मी में ट्रेनिंग लेने के लिए एक कुछ बंदे जाते हैं, वहां पे परिवार से नाता तोड़ा दिया जाता है, एकदम साइलेंट, ना फोन कॉल्स, ना जाना ना आना ना मिलना, और वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। वैसे ही अगर बेटी को विदा करने के बाद 6 महीना उन ससुराल वाले और पति के ऊपर छोड़ दे, हमने सब कुछ देखकर जानकर उनकी शादी की है तो अच्छा ही होगा, और विश्वास करके छोड़ दें। अगर ये दिन भर जो माएँ फोन में लगी रहती है, अरे बेटी तो बर्तन मांजी, अरे बेटी ये की, आपने तो कराया नहीं, अब ससुराल गई है तो करेगी ही। तो इस यहाँ पर अगर माएँ छोड़ दे और 6 महीना वो अपने घर को एडजस्ट कर ले और सब में घुल मिल जाए तो वो ये नौबत कभी नहीं आएगी। ये बिल्कुल सही बात है आपने। मेरा भी यही एक्सपीरियंस हुआ है, जो घटना मैं बोल रहा था। वो लड़की दोनों वर्किंग है, पुणे में काम करता था दोनों, और फिर वहाँ शादी के बाद सास ससुर यहाँ रहने लगे दोनों वहाँ। लेकिन लड़का का माँ जो है, लड़का से रात को बात करता था अलग, बहू अलग, वो उससे माँ से बात करने के लिए दूसरे घर में जाके बात करता था। तो इससे जो रिलेशन जो है धीरे धीरे बहू का जो है बहुत ही इसका बैड इफेक्ट पड़ा। वो बोला कि नहीं, ये झगड़ा बढ़ते गया और 1 साल भी नहीं हुआ, उसका नौबत आ गया डिवोर्स तक। प्लस बात करना है सामने में करिए ना। हाँ माँ, मैं क्या माँ मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा है, ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं एक पुराने जमाने में कहावत कही जाती थी, बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अपने घर की अगर आप ससुराल में मैके में सारी बात बताते रहोगे तो उस जवान की इज्जत क्या रहेगी। तो जितना मुट्ठी को बांध के रखोगे उतना धान आपके मुट्ठी में रहेगा, खोल दोगे तो सारा गिर जाएगा ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर लड़की अपने ससुराल में अच्छे से रहे तो ये सारी नौबत मेरे ख्याल से तो ना आए। पढ़ाई हमको एक अच्छे वातावरण, अच्छे संस्कार और अच्छे तौर तरीके से अपने बच्चों को और परिवार को रखने के लिए माँ बाप देते हैं, और ना कि तोड़कर आने के लिए। कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ धर्म का संस्कार भी आवश्यक है। पहले बचपन में ही रामायण, गीता और ये सब चीजों का पठन पाठन कराया जाता था, और अभी इंग्लिश स्कूल में LKG, UKG और ABCD सिखाते सिखाते माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हमारे कुछ शास्त्र हैं, जो कुछ कहानियां हैं, कुछ सतियों की कहानियां हैं जो हम अपनी बेटियों को शिक्षित करके उनको ये ज्ञान दें कि वो कैसी कैसी घटनाएं होने पर भी वो अडिग रही और अपनों को नहीं छोड़ा। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए माता पिता को, और बेटी को सही रूप से शिक्षा देना चाहिए, अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए। बहुत खूब सविता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कारण को बताया, कारण का किस तरह से। विनीता जी, सविता जी ने जो बताए, आप उनसे कितना सहमत है? जी मैं तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, और ये कहना चाहूंगी कि मैं इसको एक कविता के रूप में कहूंगी। जिंदगी की किताब में
धैर्य के कवर होना जरूरी है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। जैसा कि सविता जी ने कहा कि लड़कियां जाती हैं, बहुत सारे अरमान लेकर निकलती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, तो जाने के बाद तो उसको वहां जाने के बाद उसे थोड़ा सा धैर्य रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं वहां जाती हूँ और वहां जाने के बाद ही अपनी मनमानियों को शुरू कर देती हूँ, तो ऐसे में क्या होता है, आपके मैके का माहौल और आपके ससुराल का माहौल दोनों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल, बहुत अंतर एक होता है, घर में छोटे से आप बड़ी यहाँ बहुत ही लाड प्यार से होती है, पली हुई हैं, वहाँ उसका लाड वहाँ प्यार मिलता है, जी ससुराल में तो वो तो मिलेगा नहीं। जी, आप अपने मैके में बहुत लाड प्यार से पली हुई हैं, ससुराल जाती हैं, आप पे जिम्मेदारियां आती हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़की गई और तुरंत जिम्मेदारियां दे, ये एडजस्टमेंट जो है ये दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, लड़कियां जाएंगी तो लड़कियों को ही धैर्य रख के आगे काम करना पड़ेगा। मतलब वो जो बताई कि आर्मी का तरह एकदम 6 महीना तक इसको रोकथाम किया जाए, तो इसके नहीं, साथ ऐसे आप में क्या सहमत होगा नहीं ना, है, अगर तो सही बात है। इस तरह से ये ठीक ये तो उन्होंने है, अच्छी बात है कि ज्यादातर आजकल प्रॉब्लम जो होती हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, वो मोबाइल को ही लेकर होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि घंटों बात करना। लेकिन मेरा मानना है कि जाते के साथ अगर 6 महीने छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत कहते हैं ना, जो सोए हुए हैं तुरंत रजाई खींच लेंगे, तो ऐसे में उसे बहुत अंदर से खराब भी लग सकता है। तो ऐसे में क्या है, ये लड़की वाले के पक्ष से भी होना चाहिए कि लड़कियों से कितना बात करना है। सबसे पहली बात है, ये भी चीजें मैके से ही शुरू होती हैं। अगर लड़की घंटों बात करे तो वहां उसके माँ बाप को, उनके माता पिता हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये पूछना है, हाँ ठीक हो, हाँ ठीक है, घर का काम हो गया, अगर नहीं हुआ है तो बच्चे के हाल चाल तक ही ठीक है, ज्यादा समय मैके में देना जरूरी है। विनीता जी, परिवार में जो ये पति पत्नी का जो आपस में झगड़ा हो रहा है, मन मिटाव, आपका संगठन तो काम करते हैं इसके लिए, तो आप किस तरह से मिटाते हैं इस झगड़ा को, निपटाते हैं कैसे, किस तरह का झगड़ा आप देखे हैं? आपके पास तो आते हैं लोग कि खासकर महिलाएं जरूर आती होंगी कि हम ससुराल में इस तरह से कर रहे हैं, मेरा पति हमें इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, ये तो कैसे निपटाते हैं आप लोग? देखिए, केसेस तो बहुत आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गंभीर से केस जो सॉल्व किया, उसमें था कि पति पत्नी दोनों का आपसी बनती नहीं थी। शादी के 7 साल के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एक होता है कि सालों साल ये भी देखा गया, 6-7 साल तक तो ठीक चलता, यहाँ तक कि नहीं होगी, तो हमारे संगठन में ये भी प्रॉब्लम था कि शादी के 22 साल के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होता है। 22 साल तक दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को झेलते ही रहे। इस दरमियान उनके बच्चों का भविष्य जो असर पड़ता है, जो पति पत्नी का, तो झगड़े का पूरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। तो इस तरह के अगर केसेस आते हैं, तो सबसे पहले तो दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती है, क्योंकि गलतियां तो एक तरफ से होती नहीं, गलतियां होंगी तो दोनों तरफ से ही होंगी। तो दोनों पक्षों की बात अगर सुनी जाती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पत्नी की गलतियां, पत्नी अपने पति से इस बात पर खफा रहती है कि हम मुझे समय नहीं देते हैं, मैं जितनी इनकी आमदनी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ, कुछ नहीं, हमारी घर की स्थिति सही नहीं चल पाती। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की बातें हैं, तो इन सब चीजों को भी आपसी रूप से सुलझाना पड़ेगा, ना ही कि एक दूसरे को आर्गुमेंट देना पड़ेगा। दोनों की बातें, हाँ उनकी आमदनी अगर कम है, अगर आपको लगता है कि हाँ आमदनी और ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। उनकी तो जो है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशें हैं, आप चाहती हैं कि उन चीजों को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चे का भविष्य सुधारें, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। और बहुत ऐसी बातें होती हैं, और इन सब चीजों में पत्नी का जो कहते हैं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर जाती अपने हस्बैंड की कमाई से संतुष्ट नहीं हो रही है, तो मैंने जैसा कि कहा कि आमदनी बढ़ाना होगा, ना कि इससे उनको दबाव डालकर। अगर दबाव डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि घर का माहौल खराब होगा। यही सब चीजें हैं, और हमारे संगठन यही सब चीजों को समझा। बहुत जैसा कि बताएं कि कुल्हान में ऐसे केसेस हैं कि डिवोर्स तक की बातें चली गई,
उस वही वक्त मैं पूछना जी चाहता कि उसको आप लोग कैसे उस समझा के डिवोर्स को समझाया ही कैसे अवॉइड। जाता है, क्योंकि समझाना ही है। डिवोर्स ले लेना ये समाधान नहीं। आप डिवोर्स तो ले लेंगे, उसके बाद बच्चों का क्या होगा? आप तो खुश हो जाएंगे, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या? अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी परवरिश कैसे होगी? तो यही सब चीजें हैं। तो समझाने का कार्य यही होता है कि संगठन यही बात बोलती है कि आप तलाक तो ले रही हैं, लेकिन तलाक के बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, आपके हस्बैंड की जिंदगी क्या होगी? आप जहां तक कोशिश करिए एक दूसरे को समझिए। गलतियां आप में भी हैं, पति में भी हैं, दोनों को समझाया जाता। आप कुछ समय अपनी पत्नी को दीजिए, आप समझाइए। अब पत्नी को भी यही बोला जाता है, क्योंकि तलाक के बाद की जो जिंदगी होती है ना, वो बहुत दर्दनाक होती है। उसमें भी औरतों को ही सुना जाए। वही तो मैं जी पहले बताया कि अंत में जो है कमजोर अगर रहती महिला तो सुसाइड कर लेती है। जी अत्याचार सहते सहते जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो उस समय सुसाइड कर लेती है। मनीषा जी, आपका क्या राय है, इस तरह का सिचुएशन कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मसले होते हैं, कारण डिवोर्स होना या आपस में अनबन जो भी हो, इसके कारण तो बहुत सारे होते हैं। जैसे ईगो हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कम इनकम हो गया। कारण यूँ तो देखा जाए बहुत सारे, लेकिन मेन कारण जो देखते हैं हम, उसमें सुनना और सुनाना, दो तरह की बातें होती हैं। सुनने और सुनाने में है तो सिर्फ एक मात्रा का फर्क, लेकिन ये बहुत सा मतलब आपस में इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपस में बैठ के हम दो पक्ष बात नहीं करते, सुनने और सुनाने। अगर हम सुनने की कैपेसिटी रखते हैं तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है, न डिवोर्स का प्रॉब्लम होगा, न आपस में कुछ अनबन होगी। क्योंकि हम सुनने की अगर ताकत रख लेंगे तो झगड़ा किस लिए होता है? दोनों पक्ष एक दूसरे से चिल्लाते हैं, चिल्लाने में उनका ऐसा माहौल हो जाता है कि एक दूसरे की बात को वो सुनते ही नहीं है। जैसे हम सफर करते हैं, सफर हमारा हम क्या एक मोटिव लेके चलते कि हमें इस मंजिल तक जाना है, मंजिल तक पहुंचना ये मोटिव है, लेकिन उस मंजिल का जो जर्नी हम लोग करते हैं, वो जर्नी हमारी हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय मतलब जैसे सफर में गए, आपस में कोई मिला, हम बात किए उससे और हम अपने मंजिल तक पहुंच गए। तो जिस तरह से हम अपना रास्ता तय करते हैं, उसी तरह लाइफ भी रास्ता ही है। अगर इसको हम आपस में कह के, सुन के और चले, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। आज की युवा पीढ़ी ये चीज़ बहुत कम देखी जाती है, सुनने की कैपेसिटी तो बिल्कुल नहीं के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। क्योंकि आजकल का खान-पान ऐसा हो गया है, ना उनको सही ढंग का कुछ खाने-पीने मिलता है कि उनका मेंटल मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो गया है कि परेशानियाँ बढ़ती ही जाती हैं। यहाँ पे मुख्य कारण एकल परिवार भी माना जाएगा। हाँ, पहले बिल्कुल। सामूहिक परिवार होता था। जॉइंट फैमिली में गार्जियन होते थे तो बिल्कुल। उस तरह कुछ तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन पे रहता था, मानना जो पड़ता एक बच्चा या दो बच्चा, पति पत्नी दो बच्चा, वो बच्चा अकेला और फोन और मोबाइल, तो बाहर अगर निकलता, और सबसे बड़ी बात बाहर खेलने भी नहीं निकल रहा है। पहले 4 बच्चे बाहर लड़ते थे, फिर मिलते थे, और जब आपस में लड़ते हैं बचपन में तो वो लड़ने की, बाहर तुलने की और लड़ने की ताकत पैदा होती है। लेकिन सारा दिन जब वो मोबाइल चलाता है अकेला, वो माइंड वैसा ही बन जाता है, और तो फिर वो मोबाइल भी तो माँ ही देती है ना उसको बिल्कुल एंगेज करने के लिए, तंग ना बिल्कुल करे, चलो मोबाइल दे दिया, अपना खेल रहा है। पहले था क्या, भाई बहन एक दो रहता था, आपस में खेलते थे, बिल्कुल। बाहर में भी खेलने जाते। आजकल खेल तो मोबाइल के साथ में होता दो केस अभी प्रेजेंट में कोल्हान मानव अधिकार की ओर से सॉल्व हुआ। एक था 22 साल के बाद, शर्मा जी, नाम नहीं बताऊंगी, उनके पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, तलाक तक होकर आ गए थे सारा, लेकिन एक साइन होना बाकी था। 4 साल 5 साल से उनके बेटे की पढ़ाई छूटी हुई थी। 10th के बाद उस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं था। दूसरा छोटा बेटा ले देकर पढ़ रहा था।
और वैसी लड़ाई को हम लोग डीएसपी साहब के साथ 3 से 4 घंटा सर, हम और भाटिया जी बैठकर उनके साथ सॉल्व किए, और आज भी उनके घर को वॉच करते रहते हैं कि किस टाइप से हो रहा है, क्या हो रहा है। और तो और ऐसा भी हुआ कि ये लॉकडाउन के समय में उनके पति राशन के लिए पैसा नहीं दे रही है, समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजें, तो वहां पर भी कोलान मानवाधिकार ने बहुत हद तक मदद की। फिर एक महिला और आई, मैं घूम घूम के ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो मेरे पति, मेरी सास मुझ पर शक करती हैं, जहाँ तुम ब्यूटी पार्लर का काम करने जाती हो, तो वहाँ पर अ, कई प्रकार की उनकी सोच, यही तो प्रॉब्लम सोच है पर तो वर्किंग किसी की लेडी के रोक साथ नहीं में, है। बिल्कुल तो सही बात। इस सोच के कारण इस लड़की और लड़की की लव मैरिज होने के बावजूद, 12 साल शादी की होने के बावजूद उस लड़की को घर से निकाल दिया गया। लड़की खड़गपुर की थी, उनके माता पिता गुजर गए, भाई भाभी बिल्कुल रखना नहीं चाह रहे थे, और लड़की का भी ईगो इतना हावी कि लड़का और सास ऐसा बोल रही है तो मैं क्यों रहूंगी। तीसरी लेडी मेरे पास लेकर आई कि कविता जी ऐसी ऐसी बात है, और आप इसको अब कुछ इनकम का साधन बताओ। एक लड़की है और लड़के को उनके पापा के पास छोड़ दी और लड़की को लेकर बाहर निकल गई। मैंने कहा कि तुम क्या कर लोगी, कितने तक पढ़ी हो? बोले 8वीं पढ़ रही थी। उनसे मेरे को परिचय हुआ, और इतना बह गई कि माँ बाप की नहीं बोलने के बावजूद 8वीं की पढ़ाई छोड़कर भागकर मैंने शादी कर ली, 2 बच्चे पैदा हो गए। 12 साल शादी के बीतने के बाद लड़का शक करने लगा। मैं बोली क्यों करने लगा? तो बोले मैं ब्यूटी पार्लर, मेरा बाहरी खर्चा बहुत है, लड़का उतना देता नहीं है, इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर का काम मैं करने लगी। तो मैं बोली जब आपको वो लेकर आया है तो भूखा उठाएगा, खिलाएगा नहीं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले नहीं, मैं करूंगी ये वो। तो मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, और बिल्कुल मेरे को आप एक रास्ता दिखाइए। मैं बोली कौन किसकी दुकान में आपको डलाऊं? कपड़े की दुकान में, ऑफिस में? आप 8वीं पढ़ी हुई लड़की क्या करेगी ये बताइए? ऑफिस में प्यून का काम करेगी, एक सीना देखेगा, एक कमर देखेगा, सीने देखेगा, और उनके बीच में मैं छोड़ दूं तुमको? तुम क्या करोगी? बोले आप किस टाइप की बातें कर रही? कोल्हान मानव, मैं कोल्हान मानव अधिकार की कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक औरत हूँ, और एक औरत के तौर पर बात कर रही हूँ कि जब महिला बाहर निकलती है तो किस किस टाइप की नजर अकेली महिला पर, खासकर जब हमारे सर पर साया रहता है किसी का, हम चाहे वो संगठन से जुड़े, परिवार से जुड़े, पति के साथ रहें, लेकिन महिला जब किसी के साए में रहती है तो किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन महिला जब अकेली रहती है तो उस पर 10 प्रकार की नजर पड़ती है। मैं बोली मैं तो बिल्कुल आपका सही, और मेरे को कोल्हान मानव अधिकार से जोड़ लीजिए। मैं बोली मैं तो, जो लड़की अपनी खुद की मदद नहीं कर सकती, कोल्हान मानव अधिकार में आकर दूसरे का किसकी क्या मदद मतलब? करेगी? और मैं तो ऐसी लड़की को बिल्कुल लाना पसंद नहीं करूंगी। उसको इतना ऐसा सुनाई। उसके बाद दूसरे दिन मैं बोली मैं क्या करूँ आप बताइए? मैं बोली तुम्हारी सास बोलती है ना कि मेरे चरणों में गिरकर माफी मांग, पति के पैर को पड़, ससुर के पग को पकड़। मैं बोली कर लो। मैं बोली एक बार झुक कर अगर जिंदगी भर तुम्हारी पूरी जिंदगी बनती है तो क्या हुआ? अच्छा लो भैया तुम ही बड़े हो गए, बस इतना ही तो करना है आपको। नहीं, मैं कैसे कर लूंगी? मैं उनके पैर में झुक ही नहीं सकती। मैं बोली क्यों, आपकी सीन लगी है? आप आप में है क्या क्वालिटी? 8वीं पढ़ी हुई एक तुच्छ सी लड़की जिसके मैके वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, तुम हो क्या? कभी चाचा के घर, कभी मामा के घर फिर रही हो, लड़की को वहां अपने भाई के घर रखती हो, और माँ बेटी तुम लोग कहाँ रह लोगी? उसको इतना इतना हर्ष हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरी दुकान के सामने से निकली, आ, अपने पति को लेकर, और 3 से 4 घंटा आकर बैठी करी, और उसके बाद बोली कि मेरा पति मेरे को ले जाने को तैयार है। मैं बोली ऐसे मत जाओ, मैंने बोल दिया और आप चले गए, वैसा मत जाओ। दोनों जन आपस में बात करो, अगर आपको समझ आता है उसके बाद कर आप जाइए।
नहीं, आप सही बोल रही हैं। और कल ही मैंने एफकेपीएस में उसकी लड़की का एडमिशन भी करा दिया और वापस से ये दोनों मारवाड़ी हैं और वापस से ये दोनों अच्छे से रह रहे हैं। और ऐसे ही बागबेड़ा का था केस जो अ, लड़की का मिस्टर गाड़ी-वाड़ी चलाता था और बहुत बुरी तरह मार-मार के उसकी हालत ऐसी कर दी थी। लेकिन माँ-बाप गरीब थे, बिना दहेज की शादी हो रही है करके मामा की लड़की भाग गई, तो बुआ की लड़की से शादी कर दी गई। और उस डर-डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। मोहल्ले की दूसरी औरत हमको समाचार दी, हम लोग गए। सिर्फ हमारी टीम के जाने से उनको इतनी हिम्मत मिल गई कि उसकी माँ जो जिंदगी में कभी बोली नहीं थी, वो एकदम शेरनी की तरह, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ी हो गई कि मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया। बोले आपके 5 आदमी को लेकर आओ, मेरे तरफ से 5 कोल्हान के आदमी आएंगे और उसके बाद मैं भेजूंगी। और वो उस हिम्मत में उसकी माँ ने हमको तो बुलाया ही नहीं। लड़के को इतना, यानी उसकी सास उसको 4 बजे उठा देना, मारना पीटना, घर का सारा काम कराना। जेठानी के साथ उस लड़के के संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो सारी चीजें होने के बावजूद 5 से 7 बार उसके दरवाजे पर आए, सबने माफी मांगी और आज वो लड़की बहुत अच्छे से रह रही है। और जब भी आती है हम लोगों को मैंने एक चीज देखा, किसी के पीछे ऐसे ही हम दौड़ते रहते हैं, उनका केस सॉल्व कर देते हैं, उनका कुछ काम करा देते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करता। जब हम उनको बोलते हैं कि हमारे संस्था का एक नियम है, हम एक रसीद लेते हैं, 500 रुपए या 1000 रुपए आपके केस के सॉल्व करने के लेते हैं, तो वो उसको लगता है कि नहीं मेरा केस सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, वो हमारे पीछे 4 बार दौड़ता है। बाद में मैटर ये नहीं है कि हमारा कोल्हान उनसे पैसा ले रहा है, बिल्कुल नहीं। अब तक हमने 4 से 6 केस सॉल्व किया, मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी से भी पैसा नहीं लिया, लेकिन एक दबदबा जरूर बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा ही समझे वो सब चीजें मैं भी पसंद नहीं करती। एकदम पावर के साथ सटीक रूप से बोल कर ही किसी केस को सॉल्व करती हूँ। और 4 बार मेरे पीछे कोई दौड़े, मेरे को उसके पीछे नहीं जाना पड़े, उसके बाद ही केस सॉल्व करती हूँ। क्योंकि जब हमारे साथ पीछे कोई आता है तो हमको 4 बार अगर आप आके बैठे हो तभी मेरे को समझ आएगा कि आपको ये काम कराने की इच्छा है। अन्यथा ठीक है ना, बोल दिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, फिर कोई और देखा जाएगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वाह सविता जी, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इस कोल्हान मानवाधिकार संगठन के महिला सदस्य आप लोग बहुत अच्छी तरह से, एक इस तरह से अगर समझा बुझा करके इसको निपटाते हैं, बहुत धन्यवाद का पात्र आप लोग हैं। हमारे हर कार्य करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सर की। मुझ में भी बहुत सारी आत्मविश्वास की कमी थी। मैं भी एकदम घूंघट लेकर चलने वाली एक बहुत साधारण सी एक महिला ही थी, लेकिन ये आत्मविश्वास बढ़ाने में एक कोल्हान मानव अधिकार का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं हम अगर एक रिस्पेक्टेड संस्था या किसी भी चीज से, अच्छी चीज से जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें ग्रोथ होती है हमें, जो मैंने खुद पर अनुभव की है। तो मैं कोल्हान मानव अधिकार में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री जेपी सिंह सर को नमन करती हूँ कि ये सभी महिलाओं को लेकर चलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और अपने बच्चों की तरह हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। विनीता जी, जैसा कि सविता जी ने बताया कि 8वीं पास लड़की या 10वीं पास लड़की काम के लिए बाहर निकलती है तो लोग उस पे बुरी नजर से देखते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, नजरें हैं तो घूरेंगी ही, लेकिन अपना कारवां चलते जाना है। मैं सविता जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 7वीं और 8वीं पास की यहाँ बात नहीं हो रही है। 7वीं और 8वीं क्या, अंगूठा छाप भी जो औरतें होती हैं वो भी आज के दौर में काम कर रही हैं, अपना समाज में नाम वर्चस्व रखी हुई हैं और रखती आ रही हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर पे रह के कर सकती हैं, क्योंकि वो आज 7वीं 8वीं की बात जब कर रहे हैं तो वो समाज में चलकर आगे नहीं अपने आप को उस एडजस्ट कर पाती हैं।
तो ऐसे में वो घर पे भी रह के छोटे छोटे काम कर सकती है। आजकल जिस तरह से देख रहे हैं थर्मोकोल वगैरह को इस तरह से पत्तल बना के उसकी आप यूज कर सकती हैं। साथ में आजकल मैं लेटेस्ट देख रही हूँ कि ये फ्लावर मेकिंग, फ्लावर बना के घर पे उनको बाजार में देना, और उसके साथ ही आजकल और भी है, ये देख रही हूँ चॉकलेट बुके बहुत ज्यादा है। तो ये इन सब चीजों के लिए, इन सब कामों के लिए लड़की को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये सब आप काम घर में रखें, हाँ ऑफिशियल के लिए जरूरी है, लेकिन 8वीं और 10वीं के लिए ये सब काम आप घर पे भी रहकर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकती हैं। विनीता जी, जी जो उस समय जैसा कि सविता जी ने बताया कि समझा के वो बोले कि लड़की को तुम ससुराल जाओ, जी जाकर तुम जो भी है उनका बात मान लो, पैर पड़ो, एक करो, वो ठीक था या अपने से अगर आत्मनिर्भर के लिए अपना कुछ काम करती नहीं, वो सही था? यहाँ आत्मनिर्भर और मैंने पहले भी कहा था कि धैर्य की बात, आत्मनिर्भर और धैर्य ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कहते हैं कि औरत जो होती है वो सहनशील होती है। सहनशील मतलब ये नहीं कि हर चीज को सहना है। मैं सविता जी की बात से कहती हूँ, सहमत हूँ इन सब चीजों के लिए भी कि ससुराल में जाकर, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आज भी कोई लड़का ससुराल में जाकर नहीं बसता, आज भी लड़कियां भी ब्याह कर ससुराल जाती हैं। तो यहाँ ये बातें हैं, लड़की जाएगी ससुराल में रहेगी, मैंने पहले भी कहा था कि वहां जाके अपने उस माहौल में ढलेंगी, उसके बाद अपनी बातों को रखेंगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर अपनी बातों को आप उचित तरीके से सही समय पर रखें ना तो हर काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय मुनासिब होना चाहिए। लेकिन सहनशील होते सहते सहते लड़की जब अंतिम आ जाता है ना, जब तो माँ दुर्गा का रूप ले लेती है ना? बिल्कुल। तो फिर लड़की का पार्लर में काम करना क्यों सबका नजर में देखा गया? क्या उसका क्या गलती था? पार्लर तो चला सकती है। नहीं, देखिए पार्लर का काम करना गलती नहीं थी, ये भी देखना था कि पार्लर के आसपास का माहौल कैसा है। मैं अगर जमशेदपुर से बाहर की बात करूं, बिहार साइड में, तो मैंने अपनी आंखों से 3-4 पार्लर को बंद होते देखा है, क्योंकि पार्लर के जस्ट बाद ही होटल वगैरह थे, तो जाहिर सी बात है कुछ कनेक्शन वैसा था ही। तो होता ना कि आदमी की मानसिकता वैसी बन जाती है। आप काम कर रही हैं, सही बात है, उस चीज को, माहौल को भी मेंटेन करिए, कैसी जगह पे कर रही हैं। आपके घर से उस चीज वहाँ काम करना सही माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा। अगर माहौल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं काम करते करते खुद में आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं वहाँ एडजस्ट कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए सही है या नहीं है। यहाँ इन बातों का ध्यान रखा गया है। सही बात है, पार्लर में बहुत सारा काम होता है, गलत काम होता है। विनीता जी, अगर पार्लर खराब है और इस तरह का काम पार्लर में होता है तो क्यों इस तरह का पार्लर चलने दिया जाता है? बंद क्यों नहीं कर दिया जाता इसे? जी, मैं आपकी बात को दोहराना चाहूंगी कि पार्लर खराब नहीं है, पार्लर के आसपास के माहौल को देखना होगा। आप जो बात कर रहे हैं कि अगर पार्लर के आसपास के माहौल देखकर पार्लर तो नहीं खोला जाता है ना। पार्लर तो अब बिजनेस कर रहे हैं, पार्लर खोले जी, लेकिन पार्लर में अभी आजकल जो बहुत सारा गलत काम भी हो रहा है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह का पार्लर को क्यों नहीं बंद किया जाता है, या आपका संगठन के तरफ से आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं कि इसे बंद कर दिया? हमारी केसेस में आती हैं कि हाँ, जैसे बताई सविता जी ने कि मैं कह रही हूँ ना कि माहौल को देखा जाता है कि कैसा माहौल है, और बंद करने की बात नहीं, क्योंकि उससे भी बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हर जरूरी नहीं है कि हर काम गलत है। आजकल जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, लड़कियों, वो कॉलेज में भी हो रहे हैं, स्कूल में। अगर हम यही कहते रहे कि उन सब चीजों को बंद कर दिया जाए तो ये सही नहीं। जो पार्लर में जो लड़की काम कर रही थी जी, तो वो लड़की कुछ गलत काम कर रहा है, ये कैसे पता चला आपको? तो ये तो कहते हैं ना कहीं से तो क्लू मिलता ही। हमारी तफ्तीश जो होती है, हमारी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है कुल्हान की, वो एक पक्ष से होती नहीं है। कुछ ऐसे हम लोगों को भी बातें पता चली कि वो कहीं ना कहीं वो लड़की गलत है। अगर गलत है तो हर जगह गलत होगी। इन सब चीजों को मायने दिया जाता है।
अच्छा, तो आप लोग को पता चला जी। कि वो लड़की गलत थी। जी जी बहुत बढ़िया है। और जहाँ भी इस तरह का गलती मिले आप लोग जरूर उसको रोकथाम के लिए आगे बढ़िए। जी और जैसा कि उन्होंने बताया, हमारे कोल्हान मानवाधिकार संगठन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेपी सिंह, जी जी उनका गाइडेंस में आप लोग काम करते हैं, जी। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मनीषा जी, आपने सुना सारे जो डिस्कशन हुआ यहाँ तक, उन्होंने बताया, विनीता जी भी बताए, तो इस पर आपका क्या सुझाव है? जैसा कि शक, फिर घर में सास बहू का, और परिवार में हर तरह का जो एक नया शादी होके जाता है एक जगह से दूसरा बिल्कुल नया, वहाँ जाके उसको जिस तरह का माहौल मिलता है उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इससे भी शुरुआत होता है कलह का। तो आपका क्या सुझाव है इस बारे में? सर पहले भी मैंने कहा कि ये जो आपसे तर्क वितर्क हो गया, जैसे सुनना और सुनाना, क्योंकि मैंने भी एक केस देखा है था, माँ हैंडीकैप है और मियाँ बीवी, लेकिन वो मतलब हर जगह पुरुष गलत हो ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो औरत मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार कर रही है अपने हस्बैंड पे और उसकी माँ को, कि सिर्फ शक के उसने मोबाइल में कुछ मैसेज देखा कि वो उसके बच्चे को छोड़ने जा रहा है जो पड़ोस में रह रही है, बस वो शक आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता गया कि अब वो माँ को और बेटे को खाना नहीं देती है, वो खुद बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, और हैंडीकैप माँ है, वो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही है। उसका हस्बैंड बनाता है खुद, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी सारा दिन मेहनत करके आते हैं, रात में न उसके साथ कुछ बात करने के लिए कोई रहता है, क्योंकि माँ हैंडीकैप है और बीवी है, उसको कोई मतलब नहीं। ये शक जो है ना, ये शक एक तो दीमक क्या की वो तरह शक क्या सही नहीं था? नहीं, वो जो शक आपस में, मैंने कहा ना सर कि आपस में जब तक बैठ के बातों को सॉल्व नहीं किया जाए, उसको चाहिए था कि एक बार बैठकर पूछती अपने हस्बैंड से, उसने डायरेक्ट उसको डाउट किया और वो आहिस्ता आहिस्ता डाउट इतना बढ़ता गया कि बिल्कुल। समझाने से भी उसके समझ में नहीं आया, और अब हालात ऐसा हो गया है कि बस वो डिवोर्स देना भी नहीं चाहती है और वो वहाँ पे रहना भी नहीं चाहती है। तो यही सब है कि आपस में जब तक हम बैठ के और बात करके किसी बात का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो सब क्या है, एक दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर इंसान को की सोच को ऐसा खोखला कर देता है कि वो एक दिन बिल्कुल सही कहा। मतलब पूरा ध्वस्त हो जाता है। मनीषा जी, आपको क्या लगता है शक एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है? सर मैं तो ये मेंटलिटी प्रॉब्लम ही कहूँगी, हाँ। क्योंकि ये शक ऐसा है कि किसी के समझाने से भी जब तक अपने आप में डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो किसी के समझाने से भी नहीं समझ में आएगा। सारे झगड़ों का कुछ ना कुछ निवारण है, लेकिन ये शक का आज तक अभी तक मेरे जहाँ तक समझ में आया है, इसका मैंने कोई सॉल्यूशन देखा नहीं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, ये जो शक है एक ऐसा बीमारी है, शक धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और जो शक अगर गलत भी है तो वो ऐसा विश्वास हो जाता है कि गलत चीज़ भी सही लगता है, उनको लाख समझाया जाए लेकिन वो समझते नहीं, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा नौबत आता है कि संसार बिखर जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छा है ये। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वाइफ लेक्चरर है, हस्बैंड इंजीनियर है, एक संस्था का वो मैनेजर है, हेड, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। इतना झगड़ा कि मतलब वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बोलती है लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं, डिवोर्स चाहती है और डिवोर्स नहीं देता है। वो अपना माहौल में दोस्त लोग से वो बात करती है कि क्या करें, ऐसा हम इससे रह नहीं पाते हैं। तो एक उसको एक सहेली ने राय दिया कि ऐसा ऐसा एक गुरु जी हैं वहाँ, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम, सांसारिक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते, आप जाइए उनसे मिलिए। तो गए गुरु जी के पास। गुरु जी बोले क्या हुआ? बोला कि हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है,
गुरुजी बोले क्यों, झगड़ा क्यों होता है? बोला कि आप तो क्या करती हैं? तो बोला मैं लेक्चरर हूँ। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? तो वो तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, एक कंपनी का हेड है। तो आप दोनों तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर क्यों झगड़ा होता है? बोला तो यही तो कारण है, वो हमारा बात नहीं मानते, वो सोचते मैं इंजीनियर हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं इतना लेक्चरर हूँ, इतना सारे लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मेरा बात सब कोई सुनता है, हस्बैंड क्यों नहीं सुनता है? और इसका मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो गुरुजी बोला आप क्या चाहते हैं? बोला आप किसी तरह आप ऐसा कुछ कीजिए उपाय कि मुझे उनसे छुटकारा मिल जाए। तो ठीक है, गुरुजी बोला आपको एक पुड़िया में कुछ पाउडर दिया, बोला आप उनको डेली खाना के साथ थोड़ा थोड़ा देते रहिए और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, 6 महीना के बाद वो गुजर जाएगा, आप इसको कीजिए। तो बोली कि ठीक है। बोला कि नहीं, एक बात आपको मानना पड़ेगा, आपको एकदम वार्ड देना पड़ेगा, 6 महीना तक आप उसको सुबह से शाम तक तारीफ करना पड़ेगा, आपको उसको सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप तो जानते हैं कि 6 महीना के बाद ये बढ़ जाएगा। तो बोली ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, 6 ही महीना का बात है, चलो मैं करूँगा, तारीफ करूँगा उसको। ले गई, थोड़ा थोड़ा खिला रही है और तारीफ भी कर रही है। उसका हस्बैंड तो देखा कि अच्छा है, चलो तारीफ कर रहा है, तो वो भी धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना होते होते 3 महीना हुआ, तो हस्बैंड भी उसका साथ में इतना चेंज हो गया इसका व्यवहार से। ये उसका सेवा करती, वो ऑफिस से लौटता है तो शरबत देना, ये कर रहा है, यहाँ तक कि हाथ पैर दबाना, सब कुछ कर रही है। ये तो जानती है कि 3 महीना के बाद में वो हस्बैंड भी बहुत चेंज हो गया। उसको खाना वाना बना देती थी, घर में डस्टिंग करना, उसका काम में हाथ बढ़ाना बिल्कुल चेंज हो गया। तो फिर वो आया गुरुजी के पास। तो नहीं, इस बीच में क्या हुआ, हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया, ऐसे ही बुखार कुछ इन्फ्लुएंजा टाइप का। तो ये घबरा गई कि इसका असर तो 3 महीना में हो रहा है, तो लेकिन हस्बैंड तो इतना अच्छा हो गया, वो अब तो उसका लग रहा है कि नहीं, अब मेरा हस्बैंड तो ठीक हो जाने से अच्छा है। गुरुजी के पास गई गुरुजी के पास जाके बोली गुरुजी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा दवा का असर अभी से शुरू हो गया। तो आप, गुरुजी बोला तो आप तो यही चाहती थी ना? तो ठीक है। बोला नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसा दवा दीजिए कि उसका असर कट जाए। अब तो वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया, तो मैं नहीं चाहती हूँ उसका कुछ नुकसान हो। तो गुरुजी बोले कि पगली, वो दवा नहीं था, वो तो ग्लूकोज पाउडर था, मैंने दिया। चेंज वो नहीं हुआ, चेंज तुम हुआ, तुम हुई हो चेंज। तो इस तरह से मैं दर्शक को ये कहानी इसलिए सुनाया, वो लोग भी अपने आप घर में अगर किसी का इस तरह का हो रहा है तो चाहे तो वो इस तरह से कर सकते हैं। एक दूसरे को तारीफ कीजिए, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, एक दूसरे के काम में हाथ बटाइए, घर में सुख शांति आएगा। तो सविता जी, विनीता जी, मनीषा जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिया आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे में। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक को बहुत पसंद आया होगा हमारा कार्यक्रम, और आप लोगों ने जो भी सुझाव दिए वो हमारे दर्शक अमल करेंगे। और इसके साथ समय का भी पाबंदी है, हमारा कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शक, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा। आप देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड का हमारे हर कार्यक्रम। हमारे कमेंट बॉक्स में आपका इस कार्यक्रम के बारे में आपका जो सुझाव है उसको भी अब हमें बताइए। हम उम्मीद करेंगे फिर हमारे कोल्हान मानवाधिकार संगठन के महिला सदस्यों को इसके आगे सास बहू का झगड़ा कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में भी कार्यक्रम करेंगे। और आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कविता जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये हमारे ग्लोब टीवी का तरफ से एक छोटा सा भेंट।
थैंक यू सर। अब लोग टीवी चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि हम महिलाओं को आगे लाकर इतना अच्छा कार्यक्रम करा के हमारे मन की जो बातें हैं उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीता जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर ग्लोब टीवी झारखंड की तरफ से एक छोटा सा भेंट। और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी भेंट छोटा नहीं होता है, वो प्यार भरा होता है। और आपका ये ग्लोबल टीवी इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, हमें एक मंच मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर ग्लोब टीवी का तरफ से ये हमारा एक छोटा सा भेंट। धन्यवाद सर। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आज चैनल ने मुझे बुला के सम्मानित किया और ये गिफ्ट मुझे दिया है, और ग्लोब टीवी को धन्यवाद करती हूँ। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। लोग कहते हैं औरतें मेकअप बहुत करती हैं, 5 मिनट में आ रही हैं कहकर 20 मिनट तक मेकअप करती रहती हैं। सच ही तो है, औरतें मेकअप करती हैं, सिर्फ चेहरे पर ही मेकअप नहीं करती, वह परिवार पर, बच्चों पर, समाज पर, सभी की कमियों पर मेकअप करती हैं। दोस्तों की गालियों पर मेकअप, बेहतर शिक्षा ना मिलने पर माता पिता पर मेकअप, शादी होने पर ससुराल के तानों पर मेकअप, मायके की कमियों पर मेकअप, पति की बेवफाई पर मेकअप, रिश्तों की बदनीयती पर मेकअप, बच्चों की कमियों के पर मेकअप, और तो और बुढ़ापे में दामाद के द्वारा अनादर होने पर, पोता पोती की शरारतों पर मेकअप, आखिर में बुढ़ापे में परिवार के अस्तित्वहीन होने पर भी मेकअप करती है। सच ही है, औरतें बहुत मेकअप करती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा सभी की कमियों पर मेकअप करती हैं, अपने परिवार को, समाज को, अपने देश को लेकर चलती हैं। और यही है औरत की ममता। औरतें भावुक होती हैं, इसलिए आज भी प्यार जिंदा है संसार में।